मुलाकात, और खास मुलाकात में आज स्टूडियो में हैं डॉक्टर सुधांशु यादव। डॉक्टर सुधांशु दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रद्धानंद कॉलेज में पढ़ाते हैं, एक्टिविस्ट हैं, डूटा के एक्टिविस्ट रहे हैं और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल के मेंबर हैं। एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल दो विधि निर्मात्री संस्था होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसमें एकेडमिक काउंसिल के ये मेंबर हैं। और अभी चर्चा का विषय दिल्ली विश्वविद्यालय बना हुआ है ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर, श्रद्धानंद कॉलेज को लेकर और हॉस्टल में रिजर्वेशन ओबीसी का, उसको लेकर चर्चा बना हुआ है। ओबीसी कमीशन ने एक नोटिस जारी किया है दिल्ली विश्वविद्यालय को और कहा है कि 21-22 का जो सत्र है उसमें जो है ओबीसी का रिजर्वेशन हॉस्टल में लागू किया जाए। सुधांशु एकेडमिक काउंसिल के मेंबर हैं, अंदर क्या चल रहा है, अंदर किस तरह की आवाज उठ रही है, वाइस चांसलर रजिस्ट्रार का क्या पोजीशन है इस मामले में, ये इनसे जानना चाहते हैं। अभी हमने एक्टिविस्ट का ओपिनियन जानना चाहा है कि जो सड़क पे या कमीशन में जाकर बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर क्या मामला चल रहा है ये जानना चाहेंगे। सुधांशु, स्वागत है आपका अम्बेडकरनामा में। जी नमस्कार, थैंक यू बुलाने के लिए। थोड़ा जोर से बोलिएगा। देखिए क्या है कि ये जो रिजर्वेशन की आज चर्चा हो रही है कि 2021-22 में लागू होना चाहिए, ये दरअसल होना चाहिए था 2009-10 में। और मोइली कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया था जब ये ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हुआ था, तो 1400 करोड़ रुपया हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को दिए गए थे और उस 1400 करोड़ रुपया में सबसे ज्यादा अमाउंट अगर कोई लिया है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। अच्छा। इसका मेरे पास पूरी मोइली कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है और ये बातें मैं अंदर कह रहा हूँ। ये दुर्भाग्य है ओबीसी समाज का कि उसको अभी तक भी ये रिजर्वेशन नहीं मिला है और बदमाशी है दिल्ली विश्वविद्यालय के हुक्मरानों का कि वो नहीं दे रहे हैं। और क्या क्या लॉजिक है, ये पिछले 2 साल से मैं एकेडमिक काउंसिल में भी इस बात को लगातार उठा रहा हूँ और इसको ओबीसी कमीशन के सामने भी लेकर गया। तो जब जो दिसंबर में पिछले बार 2019 के दिसंबर में एक ओबीसी कमीशन का पूरे 5 मेंबर जो होते हैं उनका जब दौरा हुआ था, उस समय ये मुद्दा मैंने भी और कई छात्रों ने भी उसको उठाया था और यूनिवर्सिटी ने उस समय ये कहा था कि हम इसको करेंगे। उनको ये लग रहा था कि ठीक है जी, हमने कह दिया और बात यही खत्म हो जाएगी, लोग भूल जाएंगे और बात समाप्त हो जाएगी। लेकिन हुआ ये कि चूंकि लगातार परस्यू करने की वजह से अब इनके जो मन की बात है, इनके अंदर जो खेल चल रहा है वो सामने आ रहा है। इन्होंने ओबीसी कमीशन को ये कह दिया था कि हम इसको लागू करेंगे, लेकिन जब मैंने लगातार पूछना शुरू किया कि भाई आपने कह दिया है और ओबीसी कमीशन को ने आपसे एक्शन टेकन रिपोर्ट में मांगा है, तो आप इसको लागू क्यों नहीं कर रहे? वो ये कहते हैं कि देखिए जी, जो आपने डॉक्यूमेंट्स देखना चाहिए, आप देखो डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी ओबीसी का जो रिजर्वेशन लागू होगा उसके लिए 54% एक्स्ट्रा प्रावधान करना है। ठीक है, तो जब 54% एक्स्ट्रा सीटें जब हम बना देंगे जी, तब आपको ओबीसी का 27% रिजर्वेशन देंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट है रजिस्ट्रार का जो ओपन में देता है। लास्ट जो 9 तारीख को एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग, उसमें भी मैंने इस बात को जब उठाया तो रजिस्ट्रार का ओपिनियन ये था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कुलपति इस बात से शायद उनको कन्विंस किया जा सकता है। क्या लॉजिक है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मैंने जो कहा और अभी भी यहाँ दर्शकों को समझना चाहिए, ये बिल्कुल बोगस लॉजिक है कि जब हम एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे तो ये रिजर्वेशन देंगे। मैंने उदाहरण दिया कि कई ऐसे कॉलेजेस हैं, इंक्लूडिंग आपका कॉलेज है, मान ली हिंदू कॉलेज है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ 2009 में, तो हिंदू कॉलेज में कितने कमरे बढ़ गए? 2006 में लागू हुआ था। 2006 से शुरू हुआ, 2009 तक फाइनली 54% 3 साल का था। तो 2009 तक में कितने कमरे बढ़े? कुछ नहीं था, एक कमरा नहीं बढ़ा। और अक्रॉस द दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्यादातर कॉलेजों में एक कमरे नहीं बढ़ाए गए और 54% एडजस्ट भी हो गया। जो ये चिल्लाते थे लोग बैठ के कि जी ये हो जाएगा, टीचर टॉट रेशियो बदल जाएगा, हम कमरे कहाँ से लाएंगे, हम टीचर कहाँ से लाएंगे। ठीक है जी, तो टीचर दे दिया सरकार ने। वो जो ओबीसी सेकेंड ट्रेंच का अभी तक सीट आ रहा है, आप सोचो, और तब तक चीजें चल रही है। तो मैंने यही अंदर कहा था कि मुझे एक चीज बताओ कि चलो मैं श्रद्धानंद कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं श्रद्धानंद कॉलेज से ही आपसे पूछता हूँ जी कि श्रद्धानंद कॉलेज में 54% बच्चे उसी कमरे में एडजस्ट हो गए, प्लस 25% ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे भी एडजस्ट हो गए, तो उसमें तो बिना लगाए आपने रिजर्वेशन दे दिया। तो ये जो आप लॉजिक ले रहे हो कि हॉस्टल में जब हम नया कमरा बना लेंगे जी तब आपको देंगे,
तो ये तो आप बनाने वाले नहीं हो। जो ओबीसी एक्सपेंशन में पैसा भी तो मिला था यूनिवर्सिटी ओबीसी, को। मैंने कहा ना कि सबसे ज्यादा जो 1400 करोड़ रुपया भारत सरकार ने अलॉट किया था ओबीसी एक्सपेंशन के लिए, उसका मैक्सिमम अमाउंट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लिया। ये तो किया क्या पैसे का? वही तो है, कहीं कोई देखिए क्या किया गया है, टाइल्स लगे, कमरे चमकाए गए, जो अधिकारियों के कमरे में ज्यादा चमक आ गई, इसके अलावा कोई जो कहते हैं रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं हुआ। सवाल ये है कि जो हॉस्टल्स, जैसे अभी मान लीजिए आप कहते हो, ये कहते हैं कि भाई सेकंड इनका है कि भाई पुराने हॉस्टल से उसमें हम कमरे नहीं बना सकते। तो जब आपने नए हॉस्टल्स बनाए ना भाई, राजीव गांधी के नाम पर हॉस्टल्स बना लिए है ना, उधर ढाका के पास, उसमें कुछ है रिजर्वेशन, उसमें नए हॉस्टल 27% रिजर्वेशन आपने दिया, लेकिन वो उससे 27% तो उस हॉस्टल के हो गया ना, उसी हॉस्टल 100 सीट में से आपने 27 दे दिया। लेकिन जो हमारा ये जो पुराना हॉस्टल्स है, 9-10 कॉलेजों के अंदर जो हॉस्टल्स था और प्लस यूनिवर्सिटी के पास जो हॉस्टल्स थे, उसका 27% कौन देगा? तो आप अगर आपके नए, आप मान लीजिए ठीक है पुराने पे नहीं बना सकते थे, लेकिन आप एक नया हॉस्टल बना के तो सारी सीटें ओबीसी के नाम पे कर सकते थे ना, उसके बराबरी दे सकते थे। नहीं, उसको रेशियो में बांट देते हर हॉस्टल में। हाँ, जैसे मान लीजिए कि कोठारी हॉस्टल है, वहां पर 100 सीट का वो हॉस्टल है, उसमें 27 सीट हमारी बनती है, तो तुम एक नया हॉस्टल बनाओ, उसमें 54% तुमको चाहिए, 54 सीट पहले दे दो, दे दो, पूरा हो जाएगा हमारा ये वाला 27 भी और वहां का 27 भी। तो ऐसे अदरवाइज तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो आज यूनिवर्सिटी का प्ली है, उसका मतलब ये निकल कर आता है कि हम जी पुराने हॉस्टल में रिजर्वेशन आपको नहीं देंगे। अब पैसा हॉस्टल बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के नाम पर आया था, खूब आया, उससे जो है एयर कंडीशन लग गए कमरों में, टाइल्स लग गई। क्या इसके लिए किसी को जिम्मेदार माना जा सकता है? देखिए, ये बात छोटी छोटी बारीकी बात आपके बीच क्यों ला रहा हूं। सिर्फ ये हॉस्टल का एक रूम नहीं, 3 साल के लिए वो रूम नहीं होता है। हॉस्टल में जब कम पैसे में छात्र पढ़ते हैं और अच्छी एजुकेशन लेते हैं, तो समझिए वो फ्यूचर अपना तैयार करता होता है। हो सकता है उसी में से कोई अंबेडकर निकले, कोई लोहिया निकले, कोई कांशीराम निकले। इसलिए एक एक इंच के हक की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। अंबेडकर नामा इसके लिए कमिटेड है, इसीलिए मैंने जी सुधांशु को बुलाया है कि विस्तार से समझा। एक और चीज समझिए, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू हो गया। ईडब्ल्यूएस के लिए 25 पैसा नहीं आया है किसी यूनिवर्सिटी को, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा नहीं आया, नॉन टीचिंग का पैसा नहीं आया, टीचिंग का पैसा नहीं आया, प्रॉपरली 25% लागू हो गया। हॉस्टल में 1 रुपया नहीं गया ईडब्ल्यूएस के नाम पे, लेकिन ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन तुम लागू कर दोगे। हो गया? हाँ, वो लागू कर दिया, ओबीसी नहीं करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? हॉस्टल में ईडब्ल्यूएस सुदामा कोटा लागू है, लेकिन 54% आबादी है ओबीसी की, 27% उनको सीट नहीं मिलेगा। ये है लीला, जनेऊ लीला। चलिए, हाँ, तो अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। अभी जैसे जो ओबीसी कमीशन ने ऑर्डर, ये पहला ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर आ गया था 2000 जो फुल कमीशन का जब दौरा हुआ था, तब भी ऑर्डर आया था। ये क्या करेंगे, उसी चीज को लॉजिक बना के इसको फिर से डंप करने की कोशिश करेंगे। तो ये कह देना कि ये ऑर्डर आ गया है, ठीक है, हम लोग लड़ रहे हैं, सब मिलके लड़ते हैं। नहीं, अभी नोटिस हुआ है, अंतरिम ऑर्डर, हाँ, इंटरिम अनुशंसा के रूप में आ गया, और वो कमीशन अनुशंसा ही करता है कि भैया आपको ये करना है, क्योंकि वो एक तरह से ओबीसी कमीशन ने ये मान लिया है कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय अभी तक कर रहा था वो गलत है। अच्छा, ये क्लियर हो गया है, उसमें वो कंफ्यूजन नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बताने के लिए कि भाई जो है ये गलत है। जब आप पैसा ले चुके हो इस नाम से और आप कहते हो कि भाई नहीं बन, भाई क्यों नहीं? आपने तो ये काम 10-11 साल हो गए, आपको वो कमरे बन जाने चाहिए थे। दुनिया भर जमीन पड़ी है, कहीं कोई जमीन, माइंडसेट का सवाल तो नहीं, कंप्लीट माइंडसेट का सवाल। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, अब तो एचआरडी मिनिस्टर भी ओबीसी आ गए हैं। 54% पॉपुलेशन है, मिनिस्टर बनाए 27, उसमें ओबीसी SC ST बहुत बनाए हैं। बिल्कुल, लेकिन जहां पे इंस्टीट्यूशन की बात है, सत्ता संसाधन भागीदारी की बात, ये सवाल ना कई लोग पूछते हैं। एक दिन और कुछ लोग पूछ रहे थे पत्रकार कि भाई 27 ओबीसी मंत्री बना दिए। मैं ये कहता हूँ, इन मंत्रियों से ज्यादा परेशानी की वजह आप मत बनाओ। मैं ये चीजें कहने को तैयार हूं कि आप एक मत बनाओ, लेकिन जो हमारा संसाधनों में हक बनता है उसके लिए कानून बनाओ। जो जैसे आज ये हॉस्टल में हमें रिजर्वेशन दो ना, तुम मंत्री बनाओगे नहीं बनाओगे मुझे क्या फर्क पड़ेगा, वो अपने आप हम मंत्री बन जाएंगे, कौन रोक लेगा भाई। अगर हमें पढ़ने दिया जाएगा, हमें भागीदारी करने का बराबर का हक दे दिया जाएगा, एक प्लेइंग फील्ड दे दिया जाएगा, हमें कोई रोक ही नहीं सकता कि हम मंत्री भी बन जाएंगे और अधिकारी भी बन जाएंगे और कलेक्टर भी बन जाएंगे, सारी चीजें बन जाएंगी। प्रॉब्लम भाई मंत्री अगर उसको तो एक तरह से ऐसे मंत्री ही तो आस्तीन के सांप है ना भाई। जब वो हमारे लिए जब एक शब्द नहीं बोलोगे तो तुम्हारे बनने नित्यानंद राय ने जाति जनगणना के खिलाफ बोला, और जबकि
जबकि उसके पहले नित्यानंद राय से पहले का गृह मंत्री साफ साफ पार्लियामेंट में बयान दे रहा है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। तो ऐसे नित्यानंद राय ओबीसी कम्युनिटी के आके भी हमारे लिए किस काम के? आपने खुद बोला एचआरडी मिनिस्टर है जो धर्मेंद्र प्रधान जी ओबीसी समाज से आते हैं, और एचआरडी में सबसे ज्यादा घोटाला हो रहा है। एचआरडी के अंदर आने वाले जितने उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें सबसे ज्यादा रिजर्वेशन का घोटाला है ना भाई। पूरे दुनिया में मतलब चल रहा है, भारत छोड़िए पूरी दुनिया में चल रहा है कि 9 प्रोफेसर है ओबीसी का है। तो एचआरडी मिनिस्टर आके उसको सुधारेगा तब तो हम मानेंगे कि हमारे समाज का या ओबीसी का कोई भला हो जाएगा। ये बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है ये भारत में कि जो बहुसंख्यक है वो बाहर है और जो अल्पसंख्यक है सारे संसाधन पर कब्जा जमाए हुए है जी। अब जैसे देखिए, अच्छा उसमें भी बहुसंख्यकों में भी जो खास करके ओबीसी कम्युनिटी का मामला है ना, वो बड़ा अद्भुत है। आप देखिएगा मतलब संसाधनों के लेवल पे भी थोड़ा मजबूत है समाज, संख्या के लेवल पे ज्यादा है इसकी आबादी, लेकिन जो प्रतिनिधित्व का मामला है उसमें सबसे पिछड़ा एकदम। कहीं पर भी जो कारण क्या है इसका ये बताइए, आपको क्या लगता है? मैं बहुत एकदम क्लियर कट है, जो मनुवाद के पीछे चलने की प्रवृत्ति है ना, उसको जब तक आप नहीं छोड़ेंगे आप नहीं बदल सकते। एक तो क्या है, आबादी जैसे कहते हैं कि जब हम कम होते हैं तो इकट्ठा रहना आसान होता है। ये ऑलमोस्ट मैंने हर दूसरा आदमी इस देश का पिछड़ा है। 52% आबादी तो मान्य है ना, तो इसका मतलब क्या है, हर दूसरा व्यक्ति इस देश में जो खड़ा है वो ओबीसी समाज से आता है। तो उसकी वो एक वाइड रेंज है, उसको आपस में मिलने दिया ही नहीं जाता। उसकी एक समझदारी विकसित नहीं हुई कि तुम एक समूह के लोग हो। उसको लगता है कहीं इंटेलेक्चुअल्स की कमी है। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो क्या ये जो बहुजन हम बात करते हैं थ्योरेटिकल लेवल पे, क्या इस बहुजन में जो भी शानदार लीडरशिप है जो इस मूवमेंट को लीड कर सकता है, उसके लीडरशिप को स्वीकार करने में क्या समस्या है? नहीं देखिए, 2 चीजें हो गई है ना। एक जो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप तो अभी उभर रहा है ओबीसी समाज में, खासकर जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी एक दौर है, मतलब जब माली लालू जी, मुलायम सिंह जी है, वहां रामविलास पासवान है, वहां तक तो चलता है। उसके बाद तो बड़ा वैक्यूम हो गया है ना। ये जो नए लीडर्स आ रहे हैं, आप मुझे नाम बता दीजिए ना ओबीसी समाज के नए लीडरों में। मैं पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रहा, मैं उसी पे आऊंगा। फर्स्ट पहले केवल ये बता रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप जो शुरू हुई है ना, बहुत गिने चुने लोग अभी हैं, ठीक है, और आबादी बड़ी है। अभी उनका एक तरह का उनकी स्वीकृति भी नहीं बन पाई है कि भाई ये बोल रहा है व्यक्ति तो हमारे समाज का चिंतक है, इसको हमको सुनना समझना चाहिए। गिने चुने नाम है, अभी बड़े लेवल पे काम करने की जरूरत है। अब जैसे अच्छा जो इंटेलेक्चुअल्स उभर भी रहे हैं, उनका भी एक वो दायरा नहीं बन पाया है कि वो सारी सीमाओं को, सारी परिधियों को तोड़ के 52% के साथ जुड़ने की उसके लिए सैक्रिफाइस की जरूरत होती है। उसके लिए सैक्रिफाइस की जरूरत होती है। तो उसकी शुरुआत है। और वो ये जो प्रॉब्लम है खास करके ओबीसी समाज के बीच में, कि जब ये इंटेलेक्चुअल लीडरशिप के बीच में आपसी एक समझदारी विकसित होगी, एक दूसरे के साथ खड़ा होना, बहस करना, और फिर उन बहसों को एक विमर्श के रूप में कन्वर्ट करके समाज तक ले जाना, वो नहीं। उसमें ओबीसी क्या बहुजन कह रहे हैं तो दलित लीडरशिप आएगा, उसको भी स्वीकार कीजिए। जो ट्राइबल अगर लीडरशिप आ रहा है, जो आपको बेहतर तरीके से आर्टिकुलेट कर रहा है, बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओबीसी समाज को क्या समस्या है कि वो ट्राइबल का लीडरशिप नहीं स्वीकार करेगा या शेड्यूल कास्ट का लीडरशिप नहीं स्वीकार करेगा? देखिए व्हाट इज द प्रॉब्लम? नहीं, एक चीज है, जो जाति का सम मामला है वो सबके लिए बराबर है। वो उन्हें कहते हैं ना, वो गौरव में भी और वाला जो भारत का जो है हिसाब किताब, तो गौरव में भी और में क्या, हर कोई अपने से नीची जाति खोजने की कोशिश करता है। ये भी एक समस्या है। समान का मामला है ना। वो एक इस तरह का जो हमारे मानसिकता को इस तरह से बुना गया है कि उसमें एक समान का मामला है। मराठा मंदिर टेम्पल, तो मराठा टेम्पल डॉक्टर अम्बेडकर का एक लेख है, उसको बार बार पढ़े जाने की जरूरत है। अब जैसे उसमें क्या है, अब जैसे मान लीजिए, तो एक चीज लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा एक सकारात्मक दिशा की तरफ ये गया है कि अब एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। एटलीस्ट इंटेलेक्चुअल्स के बीच में ये नहीं रह गया कि ये पिछड़ी जाति का वाला इंटेलेक्चुअल है तो हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, ये दलित जाति का इंटेलेक्चुअल, धीरे धीरे उस दिशा में एक्सेप्टेंस वाला मामला है। पर गांव में अभी चूंकि देखिए ये सोशल स्ट्रक्चर जो समाज नहीं भाई, जो आप एक चीज बताइए, जो दलितों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करने में पिछड़े भी शामिल रहे ना, कोई नई बात तो नहीं। तो अब उनको उनमें एक समझदारी विकसित हो रही है, इसलिए उसका एक नमूना हमने देख लिया। एट्रोसिटी एक्ट में सब लोग साथ खड़े हो गए, रोस्टर वाले पे खड़े रहे, धीरे धीरे वो करके उस तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन वक्त लगेगा। चलिए, तो सुधांशु थे, और देखना दिलचस्प होगा कि जो ओबीसी कमीशन से जो इंटरिम ऑर्डर आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी को हॉस्टल को लेकर, ये हॉस्टल पे चर्चा कर रहे हैं। श्रद्धानंद कॉलेज का मसला अलग है, वो चर्चा हम कर चुके हैं। देखना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे रिस्पॉन्ड
करती है, और जो कुछ भी अंदर से खबर आएगी उम्मीद करते हैं कि सुधांशु अम्बेडकरनामा में आएंगे और अपनी बात रखेंगे। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। शुक्रिया, जय भीम।